बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 14 हम स्टार्ट कर रहे हैं, रिवाइजिंग बिजनेस मैसेजेस। आप सब देख रहे हैं आइडिया क्लब। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि बिजनेस मैसेज को आपने किस तरह से लिखना है और फिर किस तरह से कंपोज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने जब बिजनेस मैसेज लिख लिया है तो उसके बाद उसको रिवाइज किस तरह करना है। तो हम जो डिफरेंट आउटलाइन ये सब दी गई है, इन सब पर मुख्तसरन बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ कि एडिटिंग हमने कैसे करनी है, स्टाइल को कैसे चेक करना है, किस तरह से 22 फ्री लैंग्वेजेस इस्तेमाल करनी है, रीराइटिंग कैसे की जाती है, किस तरह के सेंटेंसेस अफेक्टिव होते हैं, डिज़ाइन किस तरह हमारा होना चाहिए और प्रूफ रीडिंग कैसे की जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने अपने मैसेज को एडिट करना है तो किस तरह करना है और किन किन पॉइंट्स को करना है। सबसे पहले तो कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है उसमें एडिटिंग करनी होती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हमने किस तरह तरतीब दी है उसमें हमने एडिटिंग करनी होती है, किस तरह किस मुताबिक जो हमने पिछले लेक्चर्स में बात की है, जो उनके रूल्स है उनको फॉलो करते हुए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो मेन आइडिया है वो हमेशा पहले पैराग्राफ में ही रहे और हमारा जो पूरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बात है वो एक ही पॉइंट पर हो। ठीक है। इसके बाद जो रिडंडेंसीज है, जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उनको आपने एलिमिनेट कर देना है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टाइल और रीडेबिलिटी में आपने एक तो यू वर्ड पर बड़ा स्ट्रेस डालना है, चेक करना है कि क्या आपने कहीं इसको इस्तेमाल गलत तो नहीं कर लिया। ठीक है, यू वर्ड का इस्तेमाल क्या है, यानी आप ये एक अपना और अपने रीडर के दरमियान एक ताल्लुक बना रहे हैं। जब आप यू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव चीज़ों में तो रीडर को लगता है कि शायद कि मुझे मुखातिब कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ों में आपने यू का इस्तेमाल नहीं करना। फिर आप अपने आइडियाज़ को प्लेसमेंट चेंज उसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आपका जो आइडिया है उसका जो आपके वर्ड्स है उसके साथ ताल्लुक जो है वो क्लैरिफाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके वर्ड्स आपके आइडिया की मुखालिफत कर रहे हो। इसके बाद आपने जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनको एलिमिनेट कर देना है, और जो भी कंफ्यूजन आपको लग रही है स्पेलिंग्स में उनको आप एक दफ़ा एब्रीवेटेड फ्रेजेस में आप समझ पढ़ेंगे तो आपको स्पेलिंग्स भी चेक कर लेनी है। अब तो खैर आजकल कंप्यूटर पर सब कुछ काम होता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स को ठीक कर देते हैं। एवेल्युएट योर कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपने कंटेंट को और ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से आपने एवेल्युएट करना है, आपने इन 3 सवालों का जवाब ढूंढना है। क्या आपका जो कंटेंट है उसमें जनरल्स और स्पेसिफिक्स के दरमियान बैलेंस रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, क्या आपने जितनी एविडेंस दिया है वो काफ़ी है, क्या आपने फैक्ट्स और फिगर्स को जो आपने लिखी हुई है डेट्स वगैरह उनको आपने डबल चेक कर लिया है या नहीं किया। इन सब चीज़ों के ज़रिए आप अपने कंटेंट और ऑर्गेनाइजेशन को एवेल्युएट कर सकते हैं। अपने स्टाइल को और रीडेबिलिटी को भी रिव्यू करना है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ये चैप्टर आपके ग्रैंड क्विज में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। वो आगे आकर हम उसको देखेंगे। तो रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका आपने जो वर्ड चॉइस की हुई अपने लेटर के अंदर वो क्या है, सेंटेंस की लेंथ कितनी है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और फिजिकल अपीयरेंस कैसी है आपके लेटर की, इन सब चीज़ों को परखा जाता है। इसके बाद आपने अपने वर्ड चॉइस की बात करें तो उसमें आपने करेक्टनेस और अफेक्टिवनेस होनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो बिल्कुल करेक्ट हो और अफेक्टिव भी हो। अगर आपको डाउट है तो आप उनको चेंज कर ले। सेंटेंस लेंथ और स्ट्रक्चर वगैरह पर बात कर लेते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने प्लेन इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, ऐसी इंग्लिश जो समझी जा सके। बहुत मुश्किल वर्ड्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता फॉर्मल वर्ड्स लिखने ज़रूरी है। फंक्शनल वर्ड्स और कंटेंट वर्ड्स के मतलब ये कि फंक्शनल वर्ड्स में कंजंक्शंस आ जाते हैं, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और प्रोनाउंस आ जाते हैं। तो इनका भी अपने इस्तेमाल जो है वो बड़े ध्यान से और करना है। जो फंक्शनल वर्ड्स है वो कंटेंट वर्ड्स के रिलेशनशिप को अपने साथ एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ इस तरह से आपने इसको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, कॉनोटेशन और डेनोटेशन। डेनोटेशन का मतलब होता है डिक्शनरी मीनिंग और कॉनोटेशन का मतलब होता है एसोसिएटिव मीनिंग। तो इन दोनों को आपने परखना है कि क्या जो मैंने जुमला लिखा है उसकी डेनोटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो रीडर है वो उसको डिनोटिव तरीके से समझेगा या कॉनोटेटिव तरीके से समझेगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, जैसे फर्ज करें डर्ट ऑन दैट पुलिस ऑफिसर, डर्ट ऑन दिस शर्ट। फर्ज करें कि अगर हम बोले कि शर्ट के ऊपर डर्ट है तो आप ये समझेंगे कि शर्ट के ऊपर गंदगी है, ये डेनोटेटिव मीनिंग है। लेकिन अगर हम बोले यूनिफॉर्म के ऊपर डर्ट है
तो इसका मतलब होता है कि ये बंदा जो है, ये पुलिस वाला जो है, ये ईमानदार नहीं है। तो डर्ट डेनोटेटिव में गंदा होगा और कॉनोटेटिव में बेईमान होगा। तो इस तरह से आपने जो वर्ड्स हैं उनका बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना है कि आप वो डोनेटेटिव या कॉनोटेटिव में रीडर जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए। एब्स्ट्रक्शन एंड कंक्रीटनेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि आप एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो लेटर है उसमें टेंगिबिलिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करें और वीक वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। वर्ब्स और नाउन्स जो है वो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव की ज़रा के नज़दीक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ कुछ वीक वर्ड्स दिखाए गए हैं। वेल्दी बिजनेसमैन, जिसको टाइकॉन का वर्ड हम स्ट्रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बिजनेस प्रॉस्पेरिटी, बूम, हार्ड टाइम्स, स्लम्प, ठीक है। फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें, जैसे असर्टेन एक फेमिलियर वर्ड नहीं है। कंज्यूमेट और परस्यू, परयूज, ये आपने बड़े कम सुने होंगे, लेकिन अलबत्ता इनके जो फेमिलियर वर्ड्स वर्जन है वो बड़ा आसान होते हैं, जैसे फाइंड आउट, क्लोज, रीड, तो ये आसानी के साथ समझे जा सकते हैं। इसके अलावा लंबे लंबे सेंटेंसेस को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप छोटे से छोटे सेंटेंस लिखें, जैसे ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट ईयर, यानी पिछले साल, तो उसकी जगह लास्ट ईयर लिखा जा सकता है, ठीक है। द कंपनी एक्सक्लरेटिव प्रोडक्टिव इन ऑपरेशंस, तो एक्सक्लरेटेड की जगह आप लिख सकते हैं स्पेड अप। तो किस तरह से आप एक लॉन्ग वर्ड्स को शॉर्ट वर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कैमोफ्लेज वर्ब्स क्या होते हैं? कैमोफ्लेज वर्ब्स वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम नाउन और एडजेक्टिव बना देते हैं, यानी उनके आखिर में आई ओ एन, टी आई ओ एन, आई एन जी, एम ई एन टी, एंड, इंट, एंड्स, इनसे लगाकर हम उनको एडजेक्टिव बना देते हैं या फिर नाउन बना देते हैं। इनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये बड़े वीक वर्ब्स होते हैं। यहाँ कुछ आपके सामने एग्जांपल्स दी गई है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायस फ्री लैंग्वेज। बायस फ्री लैंग्वेज या बयास फ्री लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए वो 4 चीज़ों में: कल्चर में, जेंडर में, रेशियल, एथनिक और डिसेबिलिटी में। यानी ऐसे वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं जो किसी कल्चर को, जेंडर को, रेस को, एथनिक, डिसेबिलिटी वगैरह को शो ना कर रहे हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख देते हैं मैडम, अब आपको क्या पता है कि जो रीडर है वो मैडम है या सर है, आप वहाँ सर लिख देते हैं, तो फिर ये जेंडर बायस आ जाएगा। आपको एक ऐसा वर्ड तलाश करना पड़ेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो, जैसे चेयर पर्सन। अगर आप बोले चेयरमैन, ये गलत है क्योंकि ये एक मैन को, एक जेंडर बायस है। आप बोले चेयर पर्सन, तो इसमें पता नहीं चल रहा कि मेल है या फीमेल है। तो ज़रा देख लेते हैं हम। ये मैन काइंड, मैन यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, ये आपने वर्ड यूज़ नहीं करना। मैन मेड, मैन पावर, ठीक है, या चेयरमैन वगैरह, ये जेंडर को जाहिर कर रहे हैं। हालांकि इनकी जगह आप ये वर्ड लगा सकते हैं: ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड, आर्टिफिशियल, वर्कफोर्स वगैरह। रेशियल और एथनिक बेस पर बात करें, सिंधी चिल्ड्रन, ये गलत है, ठीक है। टॉल पंजाबी, ये बात गलत है, ये एक एथनिक ग्रुप को या रेस को जाहिर कर रहे हैं। ये वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। डिसेबिलिटी को भी आपने शो नहीं करना, जैसे क्रिम्पल्ड वर्कर्स, यानी आपने कह दिया कि जो लंगड़े वगैरह वर्कर्स होते हैं या जो डिसेबल्ड होते हैं, ये वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने। अपना मैसेज जो है फिर आपने रीराइट करना है। एडिट करने के बाद पैसेजेस को, सेंटेंसेस को, होल सेक्शंस को आप रीराइट करेंगे। अफेक्टिव सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पर एक मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दूं कि एक सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन आता है, जबकि जो प्रेडिकेट है वो वर्ब या फिर रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। तो दोनों चीज़ों से मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है। अगर इनमें से एक भी चीज़ कम हो तो वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सेंटेंस की 3 टाइप्स होती है। एक है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सिंगल सब्जेक्ट हो और एक सिंगल प्रेडिकेट हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड इन द पास्ट ईयर। अब ये प्रॉफिट्स जो है ये आपका सब्जेक्ट है, और जबकि जो हैव इंक्रीज इन द पास्ट ईयर आपका प्रेडिकेट है। तो एक एक ही है, इसका मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट लेकिन रिलेटेड थॉट्स हो। जैसे मिसाल के तौर पर वेज रेट्स हैव डिक्लाइंड बाय 5% एंड एम्प्लॉय टर्न आउट हैज़ बीन हाई। अब दोनों चीज़ें रिलेटेड है, बिजनेस के मुतल्लिक ही है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग सेंटेंस है जिनको एंड ने जोड़ा हुआ है। तो ये एंड वगैरह, बट वगैरह, ये जाहिर करते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। आपको पेपर में एक सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा, बताए कि क्या ये एक सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ऐसा क्लॉज जो अकेला मतलब नहीं देता, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो बगैर किसी सहारे के अपना पूरा मतलब वाजे करता है। मिसाल के तौर पर
अल्थो यू मे क्वेश्चन अलीज एबिलिटीज, बेशक आप अली की एबिलिटी के बारे में सवाल पूछे, अब ये कोई भी ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका अकेले कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट एडमिट दैट हिज मॉरल्स आर स्ट्रांग, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अकेला भी खड़ा हो सकता है और इसके दरम्यान में कोई एंड बट बिकॉज वगैरह भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पर कुछ टिप्स है जो आपको सवाल में पूछी जा सकती है कि पैसिव सेंटेंसेस आप इस्तेमाल ना करें, एक्टिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करें। 32% ग्रोथ हो जाती है अगर आप एक्टिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, ठीक है। आई एम सॉरी ये एग्जांपल दी हुई है पैसिव सेंटेंस की, यानी सेल्स वर इंक्रीज्ड बाय 32% और एक्टिव सेंटेंस है सेल्स इंप्रूव्ड बाय 13%। तो आप एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करें, लेकिन पैसिव वॉइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त जब आप कोई बैड न्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। लेस एम्फेथेटिक और मोर एम्फेथेटिक में भी यही फ़र्क है कि अगर आप पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं तो वो लेस एम्फेथेटिक होगा, जबकि आप एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे तो वो मोर एम्फेथेटिक होगा। सेंटेंस स्टाइल में ये है कि अगर सेंटेंस ज़्यादा लंबा है तो उसको आपने छोटे छोटे इम्प्रूव हिस्सों में आपने तोड़ देना है। एक्टिव सेंटेंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पैसिव से, लेकिन पैसिव सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं बैड न्यूज़ बनाने के लिए या किसी का बैकग्राउंड लिखने के लिए या इम्पर्सनल टोन के लिए। आपको ये पूछा जा सकता है कि हम पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। बैड न्यूज़ को आसान करने के लिए, बैकग्राउंड बताने के लिए और इम्पर्सनल टोन को क्रिएट करने के लिए भी हम ये तीनों पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी वर्ड्स को और फ्रेजेस को आपने एलिमिनेट कर देना है, जैसे इनएफिशिएंट फ्रेजेस को, रिडंडेंसीज को, अननेसेसरी रिलेटिव प्रोनाउंस और आर्टिकल्स दी बार नहीं लगाना। हमारे यहाँ होता है कि दी और ए एन हर जगह लगा देते हैं, ये चीज़ें नहीं लगानी। की थॉट्स को आपने एम्फेसाइज करना होता है एग्जाम्पल्स के ज़रिए, ठीक है। एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स से सेंटेंस जो है उसको एविडेंस के ज़रिए बात करें। कोहेरेंट पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है ऐसे पैराग्राफ जिनमें एक ही सिंगल थॉट इवॉल्व करती है टोटल ओवरऑल, और इसके एक पैराग्राफ के 3 हिस्से होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है टॉपिक सेंटेंस, एक होता है रिलेटेड सेंटेंस, एक होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो ये एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है दोनों तरीकों से। 5 वेज है एक पैराग्राफ डेवलप करने की। कौन कौन सी है? इलस्ट्रेशन है, कंपैरिजंस है, कॉन्ट्रास्ट के ज़रिए आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं, कॉज और इफेक्ट बताकर, क्लासिफिकेशंस के ज़रिए, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के ज़रिए। इंग्लिश 101 में आपने ये पूरा पढ़ा हुआ है पिछले क्लासेस में, और इसको आप इसमें भी आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, अब आपने उसको प्रोड्यूस करना है। उससे पहले आपका डिज़ाइन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। किस तरह से आपकी मार्जिन लाइंस और लेफ़्ट जस्टिफाइड लाइंस और हेडिंग्स वगैरह आपकी कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ हमने बातें बताई हुई हैं, उसको ज़रा समझ लेते हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स, हेडिंग एंड कैप्शंस तो ज़ाहिर है बड़े ज़रूरी है, क्योंकि जो हेडिंग होती है उस पर बड़ी क्विकली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। टाइप फेस और टाइप स्टाइल्स डिफरेंट तरह के होते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में हमें यूज़ करने होते हैं। जैसे सेरिफ टाइप फेस होता है, इसमें हम टाइम्स द रोमन इस्तेमाल करते हैं और हेल्वेटिका भी हम आमतौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं हेडिंग्स के लिए। टाइम्स रोमन इज़ हार्डर टू रीड इन ऑल कैप्स। अगर हम बड़े वाले कैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टाइम्स रोमन इसमें इस्तेमाल करना मुश्किल है। तो ये आपसे सेरिफ टाइम फेस के बारे में पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सा वाला हम इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए और टेक्स्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, और कौन सा वाला जो स्टाइल है वो ऑल कैप्स में पढ़ना मुश्किल होता है, तो टाइम्स रोमन। सैंस सेरिफ टाइप फेस की बात करें तो इसमें हेल्वेटिका हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं सेम, और हेल्वेटिका इज़ अ क्लीनर फेस इवन इन ऑल कैप्स। जबकि हम फुल कैप्स में भी यूज़ करें तो हेल्वेटिका ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिज़ाइन डिसीजंस की बात कर लेते हैं, तो एक इफेक्टिव डिज़ाइन के लिए जो कि अटेंशन गेन करे, उसके लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक जो है वो होनी चाहिए कंसिस्टेंसी, एक ही जैसा स्टाइल आप हर दफ़ा इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि हर दफ़ा आप लेटर भेजें अलग अलग स्टाइल का। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए उसमें, स्पेसिफिक्स और जनरल्स में, रिस्ट्रेंट और डिटेल्ड होना चाहिए, उसमें हर एक बात को डिटेल दी गई हो। क्रेडिबिलिटी आपकी ज़ाहिर है एक दफ़ा से नहीं बनती, आप जब बार बार लेटर भेजते हैं और इन चारों चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है। अगर आप उसमें डिटेल्स दें, ग्रामर, स्पेलिंग वगैरह आपकी सही तरह से चेक की गई हो। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और पेपर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट था। हमने कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल को एडिट कैसे करना है, रीडेबिलिटी क्या होती है, और डिक्शनरी मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग्स क्या होती है, और हमने डिफरेंट तरह से हमने बात की। उम्मीद है कि लेक्चर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी सवाल तो ज़रूर पूछे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।